Alright, so good evening everyone. Hello and Jai Hind. वेलकम टू दिस हिस्ट्री पीवाईक्यू सीरीज़। ये आपका पहला लेक्चर होने वाला है एंड इस टाइप के सीरीज़ ऑफ लेक्चर आएंगे जहाँ पे हम हिस्ट्री के पीवाईक्यू सीरीज़ को कवर करेंगे। ठीक है, हिस्ट्री के क्या सभी को कवर करेंगे बट स्टार्ट करें हम लोग हिस्ट्री से। ठीक है, तो इस पूरे सीरीज़ में सीएपीएफ का केवल और केवल सीएपीएफ का 2009 से लेके 2024 तक के क्वेश्चन पेपर को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, आपको पता है पीवाईक्यू का इम्पोर्टेंस कितना है, राइट? आप लोग ऑलरेडी सीडीएस के एग्जाम में देख चुके हो एंड मल्टीपल वीडियो में आपको हम ये एक्सप्लेन भी कर चुके हैं किस तरह पीवाईक्यू जो है रिपीट होता है। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट वीडियो है जहाँ पे हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं हिस्ट्री से। साल 2009 से लेकर 2024 तक के सारे क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। आज हम लोग ईयर 2009 को सॉल्व करने वाले हैं। साल 2009 सीएपीएफ एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आए थे उनको हम लोग आज सॉल्व करने वाले हैं। ये आपका लेक्चर नंबर 1 है। ठीक है, बिफोर वी कंटिन्यू आप एक बार शेड्यूल देख लो। ठीक है, मंडे एक मिनट क्या लिख रहा हूँ। ओके, सो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। ठीक है, ये 3 दिन हम लोग हिस्ट्री करने वाले हैं। ये 3 हम लोग 3 दिन करेंगे हिस्ट्री पीवाईक्यू। ठीक है, इसके अलावा आपका थर्सडे थर्सडे एंड फ्राइडे थर्सडे एंड फ्राइडे ये 2 दिन हम लोग हिस्ट्री का जो एनसीईआरटी है आपका थीम्स। ठीक है, थीम जो है आपका हिस्ट्री का एनसीईआरटी उसको वर्ड बाय वर्ड करने वाले हैं। वर्ड बाय वर्ड हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो ये मंडे से लेकर फ्राइडे तक का शेड्यूल है जिसको हम फॉलो करेंगे। ये इनिशियल लेक्चर्स हैं, लाइक 1-2 लेक्चर ऐसे होंगे जो आपको इस तरह के रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेंगे। बट विथ टाइम जैसे ही स्ट्रीम की जनरेट होता है आई विल ट्राई कि एटलीस्ट 1 हफ्ते के अंदर अंदर जो आपका लेक्चर्स है वो लाइव हो। ठीक है, ताकि इंट्रैक्शन जो है आपसे बना रहे। राइट, तो स्टार्ट करते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन आपके सामने। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन जो आपके सामने दिख रहे हैं ये हिस्ट्री सीएपीएफ 2009 के क्वेश्चन हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन आपका है फ्रॉम द पैराग्राफ गिवन बिलो आइडेंटिफाई द टेम्पल रेफर्ड। ठीक है, एक पैराग्राफ दिया हुआ है और आपको बताना है कि ये पैराग्राफ जो है बेसिकली किस टेम्पल के बारे में रेफरेंस दे रहा है। सो वीडियो को पॉज करो, पढ़ो एंड एनालाइज करो पहले स्टेटमेंट को। राइट, स्टेटमेंट को अगर ब्रेक डाउन करेंगे हम लोग, अगर स्टेटमेंट को ब्रेक डाउन करते हैं तो यहाँ बताया गया कि जो टेम्पल है, जिस टेम्पल के बारे में बात हो रहा है, राइट, ये किस रिवर के बैंक पे है? तो ये महानदी रिवर के बैंक पे है। महानदी रिवर के बैंक पे है एंड ये बहुत सारे डिवोटीज, टूरिस्ट, रिसर्चर्स फ्रॉम ऑल अराउंड द वर्ल्ड इनको अट्रैक्ट करता है। इस टेम्पल के बारे में फर्दर बताया गया कि ये टेम्पल थोड़ा टिल्टेड है। राइट, एक साइड से क्या है, टिल्टेड है। एंड एक और चीज़ के बारे में बताया गया कि यहाँ पे कुडो फिश जो है, राइट, कुडो फिश जो है यहाँ पे एक टेम्पल का जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बना हुआ है। तो ये 4 आपको पॉइंट बताए गए हैं और बोला गया कि इसके आधार पे आप बताओ कि टेम्पल कौन सा है। राइट, तो आप लोग आई होप गेस कर लिए होंगे, हुमा टेम्पल जो है इट इज़ हुमा टेम्पल। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी दैट इज़ हुमा टेम्पल। ठीक है, लेकिन आपको पता है कि हम लोग सारे ऑप्शन को डिस्कस करते हैं और यहाँ से क्वेश्चंस भी आते हैं। ठीक है, तो एक-एक करके देखते हैं। पहले बात करते हैं हुमा टेम्पल के बारे में। हुमा टेम्पल के बारे में बात करें तो कहाँ पे सिचुएटेड है आपका? आपका जो हुमा टेम्पल है ये कहाँ पे स्थित है, कहाँ पे सिचुएटेड है? ये आपके सिचुएटेड है ऑन द लेफ्ट बैंक ऑफ रिवर महानदी। ठीक है, लेफ्ट बैंक ऑफ रिवर महानदी। ठीक है, महानदी रिवर के लेफ्ट बैंक पे सिचुएटेड है। किस स्टेट में? तो ओडिशा। किस स्टेट में? ओडिशा। ठीक है, ओडिशा। ओडिशा में बेसिकली एक संबलपुर डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे आपको मिल जाएगा ये। इस टेम्पल के की फीचर के बारे में बात करें तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में ही बहुत सारे फीचर के बारे में बात किया गया है। पहला कि टेम्पल इज़ टिल्टेड। राइट, जो आपका टेम्पल है ये क्या है? टिल्टेड है। ये क्या है? एक साइड टिल्टेड है। एक साइड क्या है? टिल्टेड है। ठीक है, इसलिए इसको आप लोग हम लोग इसको बहुत जगह लीनिंग टेम्पल ऑफ हुमा ही बोलते हैं। लीनिंग टेम्पल ऑफ हुमा। राइट, दूसरा फीचर के बारे में बात किया गया है कुडो फिश। कुडो फिश। कुडो फिश। बहुत बार आपको एग्जाम में कुडो फिश ना लिख के कुडोची फिश लिख देगा। कुडोची फिश। कुडोची फिश। राइट, तो कुडो फिश ही कुडोची फिश है। ठीक है, राइट, सेम नाम है ना, शक्तिमान ही गंगाधर है, वही बात यहाँ पे। एंड ठीक है, तो इसके अलावा एक और चीज़ जान लो कि यहाँ पे बेसिकली ये जो आर्किटेक्ट है, राइट, ये जो आर्किटेक्ट है ये कलिंग स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है। ध्यान रखना, कलिंग कलिंग स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। कलिंग स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। ठीक है, राइट, और यहाँ पे एक एनुअल फेयर भी लगता है ड्यूरिंग शिवरात्रि। ठीक है, एनुअल फेयर लगता है ड्यूरिंग शिवरात्रि।
शिवरात्रि में, ठीक है। अच्छा एक और चीज़, ये टेम्पल किसको डेडिकेटेड है? लॉर्ड शिवा, ठीक है। इट इज़ डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा, लॉर्ड शिवा। एंड लॉर्ड शिवा को यहाँ पे किस नाम से पुकारते हैं? लॉर्ड शिवा को किस नाम से पुकारते हैं? तो बिमलेश्वर, ध्यान रखिएगा नाम, बिमलेश्वर, बिमलेश्वर महादेव, ठीक है, बिमलेश्वर महादेव। बाकी ये टेम्पल के बारे में बात करते हैं। ऑप्शन नंबर ए पे आपका दिया हुआ है मुक्तेश्वर टेम्पल, तो मुक्तेश्वर टेम्पल को देख लेते हैं एक बार, राइट। मुक्तेश्वर टेम्पल को भी देख लेते हैं, क्योंकि आपको बताया था कि ऑप्शन से किस तरह क्वेश्चन फ्रेम होता है, आपको बताए थे इस बारे में हम। बात करते हैं मुक्तेश्वर टेम्पल के बारे में। चलिए, राइट। तो इसके बारे में बात करें तो ये भी आपके उड़ीसा में पड़ेगा। इट इज़ ऑल्सो इन ओडिशा। उड़ीसा में कहाँ पे? तो भुवनेश्वर में। ये भी आपके ओडिशा में पड़ेगा। उड़ीसा में कहाँ पे? तो भुवनेश्वर में। ये किसको डेडिकेटेड है? इट इज़ ऑल्सो डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा, ऑल्सो डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा। ये भी लॉर्ड शिवा के ऊपर है डेडिकेटेड, ठीक है, राइट। एंड यहाँ पे इसके फीचर के बारे में बात करें, इसके की फीचर के बारे में बात करें, की फीचर के बारे में बात करें तो फेमस फॉर इट्स तोरन। तोरन पता है ना? तोरन पता है ना? तोरन मतलब होता है गेटवे, ठीक है। तोरन मतलब होता है गेटवे, ठीक है। तो ये अपने गेटवे के लिए, दैट इज तोरन के लिए फेमस है, राइट। इसके अलावा इस टेम्पल के बारे में बात करें तो इट इज़ नगाड़ा स्टाइल ऑफ टेम्पल, नगाड़ा, नगाड़ा स्टाइल ऑफ टेम्पल, राइट, ठीक है। चलिए, इसके अलावा अगले क्वेश्चन, अगले ऑप्शन को देखते हैं। अगला ऑप्शन क्या है आपका? कटक चंडी टेम्पल। कटक चंडी टेम्पल के बारे में बात करें तो कटक कहाँ पे? उड़ीसा में है, राइट। कटक कहाँ पे? उड़ीसा में ही लिख लेते हैं हम लोग। कटक कहाँ पे? उड़ीसा में है। उड़ीसा में है, इसका मतलब ये है कि जो कटक चंडी टेम्पल जो है, राइट, ये आपका उड़ीसा में है। इट इज़ डेडिकेटेड टू गॉडेस चंडी, राइट। गॉडेस चंडी पता है ना? ये माँ दुर्गा की एक स्वरूप होती हैं, राइट। तो इट इज़ डेडिकेटेड टू गॉडेस चंडी, ठीक है, राइट। अच्छा, लिंगराज टेम्पल। लिंगराज टेम्पल बहुत बार पूछा भी हुआ है, ये कहाँ पे है? लिंगराज टेम्पल भी आपके उड़ीसा में है। ये भी आपके उड़ीसा में ही है। लिंगराज टेम्पल भी आपका उड़ीसा में है। एंड लॉर्ड शिवा को डेडिकेट है ये मंदिर, राइट, यहाँ पे लिख देते हैं। इट इज़ डेडिकेटेड टू, इट इज़ डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा, लॉर्ड शिवा, लॉर्ड शिवा। एंड ये भी आपका नगाड़ा स्टाइल ऑफ टेम्पल है। इट इज़ ऑल्सो योर नगाड़ा स्टाइल ऑफ टेम्पल, ठीक है, राइट। तो ये हो गया, चार ऑप्शंस को हम लोग रिकॉर्ड कर लिए। बढ़ते हैं आगे फर्दर अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 15। चलिए, तो आप लोग इस स्टेटमेंट को, लंबे चौड़े स्टेटमेंट को आप पॉज़ करना, रीड करना और सबसे पहले क्या करोगे? आप जो पूरा स्टेटमेंट है उसको डिकोड करोगे, राइट। जब डिकोड करोगे तो आपको पता चलेगा कि कुछ पेंटिंग के बारे में यहाँ बात किया गया है, राइट। एंड एक लंबा चौड़ा स्टेटमेंट है, पढ़ के आपको एक्सप्लेन करना है, समझना है कि किस पेंटिंग के बारे में बात हो रहा है। यहाँ पे बताया गया है कि इस पेंटिंग में मेनली वुमेन्स जो हैं वो एंगेज रहती हैं इस पेंटिंग में, ठीक है। मेनली वुमेन्स यहाँ पे एंगेज रहती हैं। इस पेंटिंग में कहीं भी माइथोलॉजिकल कैरेक्टर के बारे में डिपिक्शन नहीं दिया होता है। कोई भी इमेज ऑफ डेटी जो है, राइट, भगवान के बारे में नहीं बताया जाता है। बट यहाँ पे सोशल लाइफ जो है उसके बारे में बताया जाता है। ये जो आपका इमेज है, यहाँ बेसिकली आपको ह्यूमन बींग्स, एनिमल दिखाई देंगे और आपका डेली जो लाइफ होता है, राइट, जो डेली लाइफ होता है उसके बारे में यहाँ पे बताया गया होता है, ठीक है। एंड इट इज़ पेंटेड वाइट ऑन अ मड वॉल, ठीक है। एंड केव पेंटिंग की तरह, आप अगर आपने प्री हिस्ट्री पढ़ा है, राइट, प्री हिस्ट्री में आपने केव पेंटिंग पढ़ा है, तो थोड़ा बहुत उसी की तरह सिमिलैरिटी यहाँ पे दिखाई गया है इस पेंटिंग में। यहाँ पे हंटिंग दिखाया गया है, डांसिंग दिखाया गया है, इसके अलावा आपका हार्वेस्टिंग, शोइंग, ये सब दिखाया गया है। मतलब डे टू डे जो लाइफ है, एग्रीकल्चर वगैरह, वो सब यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है। इतना सा आपको समझ में आ गया होगा किसके बारे में बात हो रहा है, राइट। इसके बारे में बात हो रहा है, समझ में आ गया होगा। वॉरली फॉक पेंटिंग के बारे में बात हो रहा है, ठीक है, वॉरली फॉक पेंटिंग। तो इस पेंटिंग के बारे में, उस पेंटिंग के बारे में कुछ बात आप अलग से नोट कर लेना, बिकॉज वारली पेंटिंग जो है बहुत बार पूछा गया है, एक बार नहीं मल्टीपल टाइम पूछा गया है, ठीक है। ट्रेडिशनली ये मैरिड वुमेन करती हैं। ये पेंटिंग जो है ट्रेडिशनली ट्रेडिशनली मैरिड वुमेन बनाती हैं, मैरिड वुमेन, ठीक है, मैरिड वुमेन बनाती हैं। एंड जो वुमेन बनाती हैं वो किस कम्युनिटी से बिलोंग करती हैं? तो सुवासिनी, सुवासिनी कम्युनिटी से बिलोंग करती हैं वुमेन्स, ठीक है। इसके अलावा ध्यान रखना कि इस पूरे पेंटिंग में क्या डिपिक्ट किया जाता है? तो सोशल लाइफ, सामाजिक जीवन जो है उसके बारे में यहाँ पे दर्शाया जाता है, उसको दर्शाया जाता है। सामाजिक जीवन जैसे यहाँ पे डेली एक्टिविटी हो गया, फार्मिंग, फिशिंग, हंटिंग, डांसिंग, ये सब यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है। क्या नहीं दिखाया गया यहाँ पर?
तो जो भी माइथोलॉजिकल थीम है वो यहाँ पे नहीं दिखाया गया है। माइथोलॉजिकल थीम्स जो है वो यहाँ पर नहीं दिखाई गई हैं, ध्यान रखें आप, ठीक है। चलो, इसके अलावा ध्यान रखना कि दे आर दिस पेंटिंग जो है, ये जो पेंटिंग है, राइट, ये मड वॉल के ऊपर वाइट पेंट से बनता है, ठीक है। मड वॉल का इस्तेमाल होता है और मड वॉल के ऊपर वाइट वाइट पेंट होता है पहले, मड वॉल के ऊपर वाइट पेंट होता है, ठीक है। इसके ऊपर आप देखोगे बहुत सारे रेड कलर के और भी डिज़ाइंस होते हैं। फॉर एग्जांपल, अच्छा, इस डिज़ाइन के लिए, इस पेंटिंग के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे हम लोग? तो राइस पेस्ट का इस्तेमाल होता है। राइस पेस्ट और वाटर का इस्तेमाल होता है इस पेंटिंग में। राइस पेस्ट एंड वाटर का इस्तेमाल होता है इस पेंटिंग में, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे ज्योमेट्रिकल शेप्स आपको दिखाई देंगे, सर्कल, राइट, ट्राइंगल्स, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे लाइन्स आपको दिखाई देंगी, बहुत सारे आपको लाइन्स दिखाई देंगी, राइट। इट इज़ ये बेसिकली इट इज़ सिमिलर टू द प्री हिस्टोरिक केव्स पेंटिंग, जो है ना, आपने पढ़ा होगा, प्री हिस्टोरिक केव पेंटिंग, प्री हिस्टोरिक केव पेंटिंग आपने पढ़ा होगा, राइट। ये बिल्कुल वैसा है, ठीक है, उससे मिलता-जुलता है, सिमिलर है। बाकी ऑप्शन को भी देखते हैं, बात करते हैं तंजौर आर्ट के बारे में, राइट। बात करते हैं तंजौर आर्ट के बारे में। तंजौर आर्ट, तंजौर आर्ट के बारे में बात करें हम लोग, राइट, तो ध्यान रखना कि यहाँ पे बहुत रिच कलर्स का इस्तेमाल होता है। यहाँ पे काफ़ी रिच कलर का इस्तेमाल होता है। अच्छा, आप तंजौर आर्ट को ईज़िली एलिमिनेट कर देते, क्यों? क्योंकि आपको थोड़ा भी अगर इसके बारे में पता है, तो आपको पता होना चाहिए कि तंजौर आर्ट जो है, इट डिपिक्ट्स हिंदू गॉड एंड गॉडेसेस, राइट। तंजौर आर्ट डिपिक्ट्स इट डिपिक्ट्स हिंदू गॉड एंड गॉडेसेस, ठीक है ना? जो हिंदू गॉड हैं, गॉडेसेस हैं, उनके बारे में यहाँ पे डिपिक्शन किया गया है। इसलिए आप इसको ईज़िली एलिमिनेट कर दोगे, ठीक है। अगला आपका ऑप्शन में क्या था? अगला ऑप्शन में था आपका, ये कहाँ गया? ये। अगला आपका है मधुबनी पेंटिंग, राइट। मधुबनी पेंटिंग, काफ़ी फेमस मधुबनी पेंटिंग। मधुबनी पेंटिंग के बारे में बात करें तो अब सबको पता है कि ये कहाँ का पेंटिंग है, ये बिहार का पेंटिंग है, राइट। बिहार में कहाँ पे? तो बेसिकली जो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ बिहार है, जो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ बिहार है, वहाँ पे काफ़ी फेमस है मधुबनी पेंटिंग। काफ़ी वाइब्रेंट कलर का इस्तेमाल यहाँ पे किया जाता है, और ध्यान रखना कि इस पेंटिंग में भी माइथोलॉजिकल सीन्स जो है दिखाए गए हैं, ठीक है। माइथोलॉजिकल सीन्स जो हैं इस पेंटिंग में भी दिखाई गई हैं, राइट। इसलिए आपका ये आंसर भी नहीं हो पाएगा, इसलिए आपका ये आंसर नहीं होगा, आप इसको भी एलिमिनेट कर दोगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज़ पट्टचित्रा पेंटिंग। पट्टचित्रा जो पेंटिंग है, यहाँ भी ये बेसिकली कहाँ होता है, कहाँ ये पेंटिंग जो है, ये किस स्टेट से बिलॉन्ग करता है पट्टचित्रा पेंटिंग? तो ये आपको मिलेगा उड़ीसा में, ये आपको मिलेगा वेस्ट बंगाल में, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल, ठीक है। एंड यहाँ भी बहुत सारे माइथोलॉजिकल नैरेटिव्स के बारे में बात किया जाता है, यहाँ भी माइथोलॉजिकल नैरेटिव्स के बारे में बात किया जाता है, ठीक है। तो ये जो एक लाइन है, राइट, अगर आप इस लाइन को पकड़ पाए हो, ठीक है, यहाँ पे साफ-साफ लिखा हुआ है कि जिस पेंटिंग के बारे में बात हो रहा है, वहाँ माइथोलॉजिकल कैरेक्टर्स को शो नहीं करते हैं, वहाँ शो करते हैं सोशल लाइफ़ को, वहाँ शो करते हैं एग्रीकल्चर को, राइट। डे टू डे लाइफ़ में जो चीज़ें हो रही हैं, हंटिंग, एग्रीकल्चर, फिशिंग, फार्मिंग, डांसिंग, राइट, इन सब के बारे में दिखाया जाता है। तो आप एलिमिनेट करना चालू कर दोगे। तंजौर पेंटिंग जो है, वहाँ पे हिंदू गॉड एंड गॉडेस के बारे में बात किया गया है। मधुबनी पेंटिंग जो है, वहाँ पे माइथोलॉजिकल सीन्स दिखाई गई हैं। और इसके अलावा आपका पट्टचित्रा पेंटिंग जो है, वहाँ पे माइथोलॉजिकल नैरेटिव्स जो हैं, वो दिखाई गई हैं, ठीक है। तो आप इज़िली इसको एलिमिनेट करें तो ऑप्शन नंबर ए नहीं है, राइट आंसर नहीं है, ऑप्शन नंबर बी नहीं है, ऑप्शन नंबर डी नहीं है, राइट, सी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। तो इस तरह से आप एलिमिनेट करके आगे बढ़ जाते हैं। खैर, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 49, सवाल नंबर 49, स्वदेशी मूवमेंट के ऊपर सवाल है। स्वदेशी मूवमेंट के ऊपर ऑलरेडी बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको हम करवा रखे हैं, है ना? परमार ऑफिसेस पे, जो आपको हिस्ट्री पे के लेक्चर ले रहे थे, लगभग 22 से 23 लेक्चर ले चुके हैं वहाँ पे हम, ठीक है? एंड वहाँ पे स्वदेशी स्वदेशी मूवमेंट के ऊपर हम कम से कम 3-4 क्वेश्चन करा रखे हैं। तो ये आपका T1 है, मतलब टास्क 1 है। आप पॉज़ करो, रीड करो, और इसके जवाब आप कमेंट में देना कि इसका जवाब क्या होने वाला है, ठीक है? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि क्या आंसर आपका होने वाला है। और जितना भी चीज़ है स्वदेशी मूवमेंट से जुड़ा हुआ, जितनी भी चीज़ें हैं, ए टू ज़ेड आप प्रॉपर कमेंट करके बताओगे कि क्या-क्या चीज़ें हैं अबाउट द स्वदेशी मूवमेंट, ठीक है? चलिए, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, सवाल नंबर 51। सो आई होप वीडियो पॉज़ करके आप लोग क्वेश्चन पढ़ लिए होंगे, राइट?
द क्वेश्चन सेज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द प्रेस एंड लिटरेचर इन कॉलोनियल इंडिया। ठीक है, जो प्रेस और लिटरेचर था कॉलोनियल इंडिया में, उसके ऊपर यहाँ पे सवाल पूछा गया है। बोला इनमें से कौन सा सही है, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट, कौन सा सही है ये पूछा है। ध्यान रखना, नॉट करेक्ट नहीं पूछा है, हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, 3 स्टेटमेंट यहाँ पे दिए गए हैं। फर्स्ट वन सेज द प्रिंट मीडिया इनेबल द नेशनलिस्ट लिविंग इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री टू एक्सचेंज व्यूज विथ वन अनदर। ठीक है, तो बिल्कुल सही बात है ना। प्रिंट इंडिया जो है, जो प्रिंट मीडिया है, ये जैसे अखबार और पत्रिकाओं के ज़रिए जो है ना, अलग-अलग रीजन के फ्रीडम फाइटर अपने आइडिया वगैरह क्या करते थे, शेयर करते थे, राइट? है ना? तो ये बिल्कुल सही बात है। ठीक है, प्रिंट मीडिया के थ्रू, इसके अलावा अलग-अलग पत्रिका या फिर अखबार के ज़रिए जो है, अलग-अलग रीजन में रहने वाले फ्रीडम फाइटर्स जो हैं, अपने आइडिया को क्या करते थे, शेयर करते थे, राइट? इससे क्या हुआ, नेशनल यूनिटी जो है वो बना। इससे नेशनल यूनिटी जो है वो बनता चला गया। लेकिन अंग्रेज़ों को ये चीज़ पसंद नहीं आया था। ठीक है? स्टेटमेंट नंबर 2 के बारे में बात करते हैं। इट सेज द ब्रिटिश रूलर्स वेयर प्रिपेयर्ड टू टॉलरेट द नेशनलिस्ट क्रिटिसिज्म ऑफ देयर रूल। बिल्कुल अंग्रेज़ों को ये चीज़ पसंद नहीं आई, गलत लिखा हुआ है। अंग्रेज़ों को ये चीज़ जो है पसंद नहीं आया। ब्रिटिशर्स जो है ये बिल्कुल इसको टॉलरेट नहीं कर रहे थे। इनफैक्ट वो लोग वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट लेके आए थे, राइट? 1878 वाला, अगर आपको याद हो, 1878 में वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट आया था, है ना? 1910 में भी आया था, ठीक है? तो इस तरह के एक्ट लाके जो हैं बेसिकली जो प्रेस को दबाने का यहाँ पे कोशिश किया गया था। बहुत सारे एडिटर्स जो थे उनको जेल भेज दिया गया था और बहुत सारे न्यूज़ पेपर को क्या किया गया, बैन किया गया था, राइट? है ना? इसके अलावा स्टेटमेंट नंबर 3 के बारे में बात करें। इट सेज द वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट 1878 इवोक्ड अ नेशन वाइड प्रोटेस्ट अगेंस्ट द एनक्रोचमेंट ऑन द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। बिल्कुल, जब आपका वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट 1878 आया ना, तो पूरे देश में इस चीज़ को लेके हड़ताल हुआ, राइट? लोग जो है प्रोटेस्ट किए, निंदा हुआ बहुत सारा, एंड है ना? तो इसके खिलाफ आक्रोश जो है पूरे कंट्री में निकला, स्पेशली इन बंगाल, है ना? तो 1 एंड 3 राइट है। अगर आप सेकंड को एलिमिनेट कर भी देते हो तो इस ये गया और ये गया, ठीक है? आप एलिमिनेट करते हो फिर भी आप इज़िली आंसर तक पहुँच जाते, है ना? क्वेश्चन बहुत सिंपल था, आपको देख के लग रहा था कि ये बिल्कुल गलत ही होगा, ऑप्शन नंबर 2 जो है वो गलत ही होगा, ठीक है? तो थोड़ा-सा आप एलिमिनेशन टेक्निक जो है उसको भी इस्तेमाल करते रहना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 पे आते हैं। सवाल नंबर 50, ठीक है? यहाँ पे अगेन एक लंबा चौड़ा पैसेज दिया हुआ है एंड जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, आपका पहला काम क्या होगा? पैसेज को डिकोड करना, ठीक है? यहाँ एक रिफॉर्मर के बारे में बात किया गया है और बोला है कि ये पैसेज जो है, ये किस रिफॉर्मर से जुड़ा हुआ है, ठीक है? यहाँ बताया गया है कि ही इंसिस्टेड द कोऑपरेशन ऑफ द मुस्लिम विद द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड लुक्ड एट ऑल पॉलिटिकल मूवमेंट विथ डिस्ट्रस्ट, ठीक है? Thus, when the Indian National Congress was formed, he opposed it. He regarded education alone as the mean of national progress. Basically यहाँ पे पैसेज में 3 बातें बताई गई हैं। पहला बात कि ये जो इंसान है जिसके बारे में बात हो रहा है, he supported the cooperation with the Britishers. दूसरा बात, he distrusted the political movements like Indian National Congress. और तीसरा बात हमें बताया गया है कि इनका मानना यह था कि केवल और केवल एजुकेशन जो है वही प्राइमरी टूल है फॉर द नेशनल प्रोग्रेस, है ना? राष्ट्रीय के प्रगति की तरफ एक जो सोल टूल है वो आपका क्या है? वो आपका एजुकेशन है। 3 बातें यहाँ बताई गई हैं और बताया गया है कि पूछा गया है किसके बारे में बातें बताई गई हैं। सिंपल है, आप है ना, ईज़िली यहाँ पे एलिमिनेट कर लोगे। ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ सईद अहमद खान इज़ द राइट आंसर। सईद अहमद खान जो कि अलीगढ़ मूवमेंट के फाउंडर रहे हैं। इनके बारे में बात करें तो हम लोग, राइट? सईद अहमद खान जो कि अलीगढ़ मूवमेंट के फाउंडर रहे हैं। ही फाउंडेड द मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, जिसको बाद में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बोला गया। बाद में नाम पड़ गया इसका अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ठीक है? ही एडवोकेटेड फॉर वेस्टर्न एजुकेशन, राइट? ही एडवोकेटेड फॉर वेस्टर्न एजुकेशन। ही अपोज्ड कांग्रेस इन हिज अर्ली डेज। ध्यान रखना, ये बहुत लोगों को नहीं पता होता है ना? ही अपोज्ड कांग्रेस इन हिज अर्ली डेज, अपोज्ड इंडियन नेशनल कांग्रेस इन हिज अर्ली डेज, ठीक है, राइट? एंड ही प्रमोटेड लॉयल्टी टू द ब्रिटिशर्स। इनका कहना में था कि जो ब्रिटिशर्स हैं उनके साथ लॉयल रहने में हम लोग का भलाई है ना? और ग्रेजुअल रिफॉर्म करेंगे हम लोग उनके साथ रह के, ठीक है? चलिए, तो अब बात करते हैं ऑप्शन नंबर ए के बारे में। ऑप्शन नंबर दैट इज केशव चंद्र सेन, है ना?
ऑप्शन नंबर ए दैट इज केशव चंद्र सेन। इनके बारे में बात करें तो ये अपने शुरुआती दिनों में ब्रह्म समाज से जुड़े रहे थे। ब्रह्म समाज, ठीक है। आपका T2 ये है, मतलब टास्क नंबर 2 ये है कि ब्रह्म समाज और ब्रह्मो समाज दोनों मतलब सेम चीज़ें, नाम अलग-अलग है, राइट? तो ब्रह्म समाज और ब्रह्मो समाज, ठीक है। कौन फाउंडर था इनका और कब फाउंड हुआ? ये दोनों चीज़ आपको पता होना चाहिए, ठीक है। लॉर्ड मैकुले, लॉर्ड मैकुले के बारे में बात करें हम लोग, लॉर्ड मैकुले के बारे में बात करें तो ही एडवोकेटेड फॉर द इंग्लिश एजुकेशन ओवर द ट्रेडिशनल इंडियन एजुकेशन, राइट? जो वेस्टर्न एजुकेशन था इसके ऊपर काफ़ी इनका झुकाव रहा, राइट? इसके अलावा बात करते हैं ऑप्शन नंबर डी के बारे में, दैट इज़ बदरुद्दीन तैयब जी के बारे में। बदरुद्दीन तैयब जी जो हैं, ही वाज़ द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। अगर आपको याद हो, फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस जो हैं, वो बदरुद्दीन तैयब जी थे। आप ये बताओ, राइट, आपका टास्क नंबर 3 ये है कि जो आपका, अच्छा एक और चीज़ बता दें जो लोग नए हैं यहाँ पे, जो भी हम टास्क दे रहे होते हैं, टास्क 1, टास्क 2, टास्क 3, राइट, ये सब पीवाईक्यू होता है। आपको हमको मिलकर काम करना पड़ेगा। ये पॉसिबल नहीं है कि सारे क्वेश्चंस को हम है ना 25 साल के क्वेश्चन पेपर जो आपके सामने रखते हैं हम। तो जो आपको टास्क देते हैं ये अगेन आपके पीवाईक्यू ही होते हैं, सीडीएस के, सीएपीएफ के, एनडीए के, राइट, सीएसई के। तो कुछ हम यहाँ पे करा रहे हैं, कुछ आप भी अपने साइड से करोगे, तब जाके आपका जो पीवाईक्यू वो कम्प्लीटली होलिस्टिक वे में कवर होगा, ठीक है। सो यहाँ पे बदरुद्दीन तैयब जी के बारे में बात कर रहे थे हम। फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी। आप ये बताओ कि फर्स्ट टाइम जो आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो समिट हुआ था, मीटिंग हुआ था, ये कहाँ पे हुआ था और किस ईयर में हुआ था? ईयर भी इंपॉर्टेंट है, ईयर भी इंपॉर्टेंट है, राइट, ठीक है। एंड ही एडवोकेटेड फॉर द हिंदू मुस्लिम यूनिटी, ही एडवोकेटेड फॉर द हिंदू मुस्लिम यूनिटी, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 52, सवाल नंबर 52, क्वेश्चन नंबर 52। पॉज करो, पढ़ो, राइट, और आंसर आप लोग कमेंट करना कि क्या आपका आंसर हो सकता है। सो यहाँ पे क्वेश्चन, यहाँ पे 3 स्टेटमेंट दिया गया है। बोला है विच अमंग द फॉलोइंग गिवन अबव इज नॉट करेक्ट। इस पे खास ध्यान देना, ठीक है, राइट। इस पे ध्यान देना, आप लोग नॉट करेक्ट पूछा है, यहाँ पे नॉट करेक्ट पूछा है, मेरा वाला मिस्टेक मत करना, राइट। 2023 में जो प्रीलिम्स का पेपर हुआ था सीएससी का, वहाँ पे मिस्टेक हम किए थे, ऑल्दो आई क्वालिफाइड दैट, लेकिन मेरा मार्क्स इसकी वजह से कट गया था, ठीक है, तो ये गलती आप मत करना। नॉट पे ध्यान दें, दो क्वेश्चन मेरे इसकी वजह से रॉन्ग हुए थे, जिसका रिग्रेट मेरे को अब तक है, ऑल्दो आई क्वालिफाइड द प्रीलिम्स बट स्टिल, है ना, ये गलती आप लोग मत करना। नॉट जहाँ दिया होगा उसको तुरंत मार्क करना, उसके बाद क्वेश्चन को आगे पढ़ना। तो यहाँ बोला है कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है, कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है, कौन सा कथन गलत है। स्टेटमेंट नंबर 1 सेज द इंडियन सिटीज लाइक ढाका, मुर्शिदाबाद एंड सूरत वेर नॉन ऑल ओवर द वर्ल्ड एज सेंटर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री इन द प्री कॉलोनियल पीरियड, ठीक है। मतलब कि ढाका, आपका मुर्शिदाबाद एंड सूरत, प्री कॉलोनियल मतलब कि ब्रिटिश टाइम के पहले, है ना, ये मेन ट्रेड एंड इंडस्ट्री के सेंटर हुआ करते थे, केंद्र हुआ करते थे। बिल्कुल सही बात है, ये बिल्कुल स्टेटमेंट 1 जो है बिल्कुल यहाँ पे राइट है ना। जो ढाका है, ढाका, राइट, जो कि आज बांग्लादेश में है, ये मुस्लिम के लिए फेमस था, मुस्लिम के लिए फेमस था, ठीक है। मुर्शिदाबाद आपका हो गया, मुर्शिदाबाद, मुर्शिदाबाद, ये सिल्क, ये सिल्क के लिए, सिल्क ट्रेड के लिए काफ़ी फेमस था, ठीक है। सूरत के बारे में बात करें, सूरत के बारे में बात करें तो सूरत जो है यहाँ पे एक बड़ा पोर्ट था, इस पोर्ट से क्या होता था, फॉरेन ट्रेडिंग होता था, ठीक है। तो स्टेटमेंट 1 जो है बिल्कुल आपका सही है, ठीक है। स्टेटमेंट 1 जब राइट है तो हम लोग सीधे ऑप्शंस पे आएंगे। ये आपका सही हो सकता है, ये नहीं हो पाएगा, ये भी नहीं हो पाएगा, और आपका ये भी सही हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग 50-50 पे चले आए, यहाँ पे आप 50-50 पे आ गए, ठीक है। चलिए, इसके बाद स्टेटमेंट नंबर 2 के बारे में बात करते हैं। इट सेज सच सेंटर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री वेंट डाउन इन द फेस ऑफ फॉरेन कंपेटिटर्स इन द कॉलोनियल पीरियड। तो देखो यहाँ पे बेसिकली ये बोला है कि जब ब्रिटिश पीरियड में क्या हुआ, ये जो सेंटर थे, राइट, ढक्का, मुर्शिदाबाद एंड सूरत, जो सेंटर थे, ये गिर गए, बिकॉज ब्रिटिश का जो बाहर से माल जो है वो आना स्टार्ट हो चुका था, है ना। ब्रिटिश के जो सामान थे, जो गुड्स थे, वो आने स्टार्ट हो गए थे। तो ये भी आपका राइट है ना, ये भी आपका राइट है, ठीक है। ब्रिटिशर्स ने इंडियन हैंडीक्राफ्ट और इंडस्ट्रीज को बर्बाद कर दिया, है ना, ये भी आपका राइट है। मतलब 1 एंड 2 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। तभी हम लोग ऑप्शन नंबर 3 को देखेंगे। ऑप्शन नंबर सी सेज इंडियन आर्टिशियंस, मैन्युफैक्चरर्स
and weavers were provided alternative employment by the British Indian government after the decline of this center of trade। ऐसा था क्या? बिल्कुल ऐसा नहीं था, बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। ब्रिटिश सरकार ने जब ये ट्रेड सेंटर ख़त्म किए तो आर्टिशियंस, वेवर, है ना, इन सबको दूसरी जॉब जो है, एक मिनट, हाँ बिल्कुल मिला था ना, नहीं नहीं सॉरी, तो इन सबको कोई जॉब नहीं मिला था, राइट, कोई दूसरा जॉब इनको नहीं मिला था, ये भी गलत है, ठीक है। ब्रिटिशर्स जो है इनका कोई हेल्प नहीं किए थे, राइट। तो आपका 1 और 2 जो है राइट है, ठीक है। जो भी यहाँ पे आर्टिशियंस थे, ये या तो वो बेरोजगार हो गए थे, या फिर खेती में जो एग्रीकल्चर लेबर बन चुके थे वो लोग, राइट। तो ये भी आपका गलत है, 1 एंड 2 ए इज द राइट आंसर, ठीक है। देखो गलत कर दिए हम। यहाँ पे नॉट करेक्ट पूछा है, 1 और 2 जो है वो आपका राइट है, 1 और 2 आपका राइट है, तो सी राइट आंसर होगा, ठीक है। अभी आपको हम बता रहे थे, फिर से हम गलती फिर किए। तो 1 और 2 जो है आपका राइट है। यहाँ पे इनकरेक्ट पूछा है, नॉट करेक्ट पूछा है, तो इसको आप एलिमिनेट करो, बिकॉज़ 1 एंड 2 जो है वो राइट है, ठीक है। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। 1 सही है, 2 भी सही है, 1 और 2 सही है, राइट। 3 नंबर स्टेटमेंट गलत है, तो 3 आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पे नॉट करेक्ट पूछा है, ठीक है। चलिए, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। भक्ति मूवमेंट के ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ है। भक्ति मूवमेंट के ऊपर बहुत बार यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है, ये उनका फेवरेट टॉपिक है, और इवन इवन इस टॉपिक के ऊपर मल्टीपल क्वेश्चन हम लोग कर रखे हैं, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग इस टॉपिक के ऊपर कर रखे हैं, बट स्टिल, है ना, लेट्स डाइव डाउन टू द क्वेश्चन। बोल क्या रहा है यहाँ पे? बोला है कि विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज नॉट करेक्ट, ठीक है। इनमें से कौन सा कथन जो है सही नहीं है, इनकरेक्ट पूछा है। अगेन फिर से वही क्वेश्चन, उस टाइप का क्वेश्चन पूछा है कि करेक्ट कौन सा और इनकरेक्ट कौन सा है, राइट। चलिए, तो यहाँ पर 3 स्टेटमेंट आपके सामने दिख रहे हैं, इसको पहले मार्क कर लो। 3 स्टेटमेंट आपके सामने दिख रहे हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट सेज द भक्ति एंड सूफी सेंट जनरली ब्रॉट a better understanding of fundamental tenets of Hinduism and Islamism, underlying the fact that they had a great deal of similarity। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। यहाँ पे ये बताने का प्रयास किया गया है कि भक्ति और सूफी संत जो हैं, ये हिंदुइज्म और मुस्लिम धर्मों के बातों को समझाएं ये लोग, राइट। और इनके बीच का सिमिलैरिटी दिखाए थे, है ना। जैसे भक्ति संत में आप देख लो, कबीर, मीरा, राइट, ये लोग जो है ना, ये लोग जो थे, और जो सूफी संत थे, जैसे आपके निज़ामुद्दीन औलिया, है ना, ये लोग जो हैं, बेसिकली इनका कहना ये था कि ईश्वर अल्लाह जो है सब एक ही हैं, और उन्होंने प्रेम, भक्ति और इंसानियत पे जोर दिया, ना कि धर्म के झगड़ों पे, राइट। इसलिए आपका स्टेटमेंट नंबर 1 जो है, कथन नंबर 1 जो है, वो बिल्कुल राइट है। स्टेटमेंट नंबर 1 राइट है। क्योंकि स्टेटमेंट नंबर 1 राइट है और यहाँ पे इनकरेक्ट पूछा है, तो इसको आप काट के अलग कर दो, ये तो बिल्कुल आपका आंसर नहीं बन पाएगा, ठीक है। स्टेटमेंट नंबर 2 के बारे में बात करते हैं। इट सेज द भक्ति एंड सूफी सेंट ऑल्सो ब्रॉट अबाउट इंपॉर्टेंट चेंजेस इन द अप्रोच ऑफ रिलीजन, लेइंग ग्रेटर एम्फोसिस ऑन द फॉर्मल ऑब्जर्वेशन एंड रिचुअल्स। मतलब कि उन्होंने धर्म के फॉर्मल रूल्स और रिचुअल्स को इम्पोर्टेंट बनाया। गलत बात है, ऐसा बिल्कुल नहीं था। इनफैक्ट जो भक्ति एंड सूफी सेंट थे, ये लोग रिचुअल, जाति एंड फॉर्मल पूजा पद्धति के खिलाफ थे। वो कहते थे कि भगवान जो है, उनसे डायरेक्ट प्रेम करो, पूजा पाठ और जाति प्रथा जो है वो ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 का आप एलिमिनेट कर दो। एलिमिनेट मतलब कि ये आपका गलत है, राइट, ये आपका गलत है। जब ये गलत है, तो जहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 है, वो आपका राइट आंसर हो सकता है। ये आपका राइट आंसर बन सकता है, और ये भी आपका राइट आंसर बन सकता है। ये आपका तो ऐसे ही एलिमिनेट हो जाएगा, बिकॉज़ यहाँ पे 2 नहीं है ना? सही आंसर के लिए ऑप्शन में 2 होना ज़रूरी था, बिकॉज़ यहाँ पे इनकरेक्ट पूछा हुआ है। खैर, ऑप्शन नंबर 3 के बारे में बात करें। इट सेज दे आल्सो कंट्रीब्यूटेड टू द ग्रोथ ऑफ रीजनल लैंग्वेज एंड लिटरेचर। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। जो आपके भक्ति मूवमेंट से जुड़े हुए लोग थे, राइट, इन्होंने रीजनल भाषाओं में साहित्य को बढ़ावा दिया। बिल्कुल सही बात है। जैसे भक्ति मूवमेंट ने हिंदी, मराठी, तमिल, कन्नड़ा, ऐसे लोकल भाषा में जो है गीत और दोहे लिखे, और सूफी संत जो हैं वो उर्दू, पंजाबी, पर्शियन, इसमें अपने पोएट्री को लिखे थे लोग। मतलब रीजनल लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया था लिटरेचर में, राइट। तो ये भी आपका राइट है, ये भी आपका राइट है। इसलिए आपका ओनली 2, दैट इज ऑप्शन नंबर बी जो है, ये आपका सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन अग्निमित्र के ऊपर है। क्वेश्चन सेज कि अग्निमित्र द हीरो ऑफ कालिदास मालविका अग्निमित्रम बिलोंग्स टू। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि अग्निमित्र जो कि कालिदास का जो एक नाटक था, मालविका मालविका अग्निमित्रम,
उसका हीरो है वो किस राजवंश से, किस डायनेस्टी से बिलॉन्ग करता है? अग्निमित्र जो है वो किस डायनेस्टी से बिलॉन्ग कर रहे हैं? ऑप्शन नंबर ए दैट इज़ सुंग डायनेस्टी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है? सुंग डायनेस्टी जो है ये इसका सही आंसर है। अग्निमित्र बेसिकली जो है जो जो हैं ही वाज़ द सन ऑफ पुष्यमित्र शुंगा। पुष्यमित्र शुंगा जो हैं ये शुंग डायनेस्टी के रूलर थे और उनके जो बेटे थे वो कौन थे? आपके अग्निमित्र थे। अग्निमित्र, ठीक है? चलिए, इसके अलावा जो आपके अग्निमित्र थे, राइट? ये स्टार्टिंग में विदेशों का गवर्नर रहते हैं, बाद में क्या करते हैं शुंग सम्राट जो है बन जाते हैं ये, ठीक है? चलो बाकी ऑप्शन को देखते हैं। कान्वा डायनेस्टी। कान्वा डायनेस्टी के बारे में बात करें तो कान्वा डायनेस्टी जो है ये शुंगा डायनेस्टी के बाद ये रूल करते हैं एंड यहाँ पे जो फर्स्ट रूलर थे वो थे वासुदेव कान्वा, राइट? वासुदेव कान्वा, ठीक है? वो यहाँ पे फर्स्ट रूलर थे, ठीक है? एंड इनका अग्निमित्र से कोई कनेक्शन नहीं था, इसको आप इज़िली एलिमिनेट कर देते हैं। सातवाहना डायनेस्टी के बारे में बात करते हैं, तो सातवाहना डायनेस्टी जो है, ये डेक्कन में, दक्षिण भारत में जो है इनका रूल था, ठीक है? इनका रूल जो है साउथ की तरफ था, डेक्कन में था, दक्षिण भारत की तरफ था, ठीक? नॉर्दर्न इंडिया से इनका कोई रिलेशन था नहीं और यहाँ पे जो फेमस किंग थे, वो कौन थे? गौतमीपुत्र सतकर्णी, गौतमीपुत्र सतकर्णी, सतकर्णी। ठीक है? यहाँ पे फेमस किंग थे ये, इनका नाम आपको पता होना चाहिए, ठीक है? और ये लोग बुद्धिज़्म को और ट्रेड को काफ़ी सपोर्ट किए थे। इसके बाद बात करते हैं ऑप्शन नंबर डी के बारे में, दैट इज़ गुप्ता डायनेस्टी के बारे में बात करते हैं। गुप्ता डायनेस्टी के बारे में बात करें तो कालिदास हिमसेल्फ बिलॉन्ग टू दिस डायनेस्टी बट अग्निमित्र जो हैं वो यहाँ पे बिलॉन्ग नहीं करते हैं, ठीक है? राइट? आपका एक और टास्क है, आप ये बताओ कि कालिदास का और भी कौन-कौन सा फेमस जो है रचनाएँ हैं? राइट? आपका 2 3 था ना T4 राइट। आपका T4 ये है, आप ये बताओ कि और कौन-कौन सी प्रमुख रचनाएँ हैं बाय कालिदास? ठीक है? चलिए, मूविंग अहेड अगला क्वेश्चन आपके मुगल एम्पायर से पूछा हुआ है। आपका काम ये है कि आप सारे थीम्स को, माइक्रो लिस्टेड थीम को आप नोट करते जाओ नोट करोगे। कालिदास से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, भक्ति मूवमेंट से मल्टीपल टाइम एन नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे गए हैं, राइट? आपका हम ऑलरेडी आपको हम 23 लेक्चर करा रखे हैं, है ना? परमार ऑफिस पे। तो वहाँ पे आपको हम बता रखे हैं कि जो-जो थीम्स के ऊपर क्वेश्चन मल्टीपल टाइम पूछ रहे हैं, उनका आप बेसिकली एक लिस्ट बना के रखोगे, ठीक है? तो कालिदास हो गया, भक्ति मूवमेंट हो गया, ठीक है? इसके अलावा आपका जो टेम्पल्स वगैरह हो गया, टेम्पल्स वगैरह, ठीक है? इसके अलावा आपका एक क्वेश्चन था कहाँ गया? वेट ये स्वदेशी मूवमेंट के ऊपर क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है, ठीक है? टेम्पल्स के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है, पेंटिंग्स के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। तो माइक्रो लिस्टेड थीम्स आप बना कर रखोगे, पीवाईक्यू का रिलेवेंस के लिए आपको समझ में आएगा कि हाँ, यहाँ से क्वेश्चन आ रहा है मल्टीपल टाइम, ठीक है? अगला क्वेश्चन आपके मुगल एम्पायर से है। हम पहले ही बता रखे हैं कि जो मुगल एम्पायर है और जो आपका दिल्ली सल्तनत है, यहाँ से एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर क्वेश्चन मल्टीपल टाइम पूछे गए हैं, ठीक है? तो इन दोनों टॉपिक के एडमिनिस्ट्रेशन को तरीके से आपको कर लेना है। जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं, जो 23 लेक्चर आपको हिस्ट्री के करा रखे हैं, राइट? वहाँ पे इनके बारे में बहुत तरीके से हम बात किए हैं। खैर इस क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे 3 स्टेटमेंट आपके सामने दिया गया है, बोला है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ और आर करेक्ट, ठीक है? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है, कौन सा कथन जो है वो राइट है, ठीक है? चलिए, स्टेटमेंट नंबर 1 के बारे में बात करते हैं। स्टेटमेंट नंबर 1 इट सेज अकबर स्ट्रेंथेंड हिज कंट्रोल ऑन द नोबिलिटी एंड द आर्मी बाय इंट्रोड्यूसिंग द मनसबदारी सिस्टम, ठीक है? तो बिल्कुल सही बात है, यहाँ पे अकबर ने अपने नोबिलिटी और अपने आर्मी पे कंट्रोल बनाया विद द हेल्प ऑफ मनसबदारी सिस्टम, बिल्कुल सही बात है ना? राइट? इस सिस्टम से अकबर ने अपने ऑफिसर्स को कंट्रोल में रखा और उनकी सैलरी, उनकी ड्यूटी, उनकी पावर को डिफाइन किया, राइट? तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। नंबर 1 स्टेटमेंट राइट है, मतलब ये आपका सही हो सकता है, ये कहीं से भी सही नहीं हो पाएगा, ठीक है? ऑप्शन सी कैन बी राइट एज़ वेल, ऑप्शन डी कैन बी राइट एज़ वेल, ठीक है? चलिए, और स्टेटमेंट नंबर 2 को देखते हैं। इट सेज अंडर द मनसबदारी सिस्टम एवरी ऑफिसर वाज डेजिग्नेटेड या असाइन्ड अ रैंक, बिल्कुल सही बात है। हर ऑफिसर को एक मनसब दिया जाता था, है ना? राइट? हर ऑफिसर को एक मनसब या फिर एक रैंक जो दिया जाता था, जो कि उसके पोजीशन और सैलरी को डिफाइन करता था, ये भी राइट है। ये भी आपका राइट है, ये भी राइट है। 1 और 2 राइट है, 1 और 2 राइट है, मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है, ठीक है? स्टिल हम लोग ऑप्शन नंबर 3 को देखेंगे। इट सेज द रैंक वर डिवाइडेड इनटू 3, रैंक जो है ये 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, जाट, सवार और चेहरा। देखो जाट और सवार जो है, ये दोनों एक तरह का रैंक तो था, है ना? जाट और सवार ये दोनों एक तरह का रैंक था। जाट बेसिकली ऑफिसर्स की पर्सनल रैंक
है ना, सैलरी को डिफाइन करता था। और सवार के बारे में बात करें तो कितने घोड़े सोल्जर उसके पास होंगे, वो आपका सवार होता था। लेकिन चेहरा चेहरा जो है यहाँ पे गलत हो गया, ठीक है। चेहरा कंसेप्ट जो है बेसिकली आईने अकबरी आप पढ़ोगे तो आईने अकबरी में फोटो या फिर फिजिकल डिस्क्रिप्शन के सेंस में जो है आता है, ठीक है, राइट। तो आपका चेहरा जो है ये नहीं होना चाहिए, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है ये गलत है, ठीक है। स्टेप नंबर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर है, 1 एंड 2 ओनली। ऑप्शन नंबर सी 1 एंड 2 ओनली इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। गांधीयन एरा से मल्टीपल टाइम भर भर के क्वेश्चन पूछे गए हैं, है ना, तो इस थीम को आपको छोड़ना नहीं है। अगेन ये सब 2009 के क्वेश्चन है, तो आपको थोड़ा इजी लग रहे होंगे, इजी हैं भी ये क्वेश्चंस, ठीक है। यहाँ बोला है विच अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ डिमांड ऑफ महात्मा गांधी टू द गवर्नमेंट एज अ कंडीशन ऑफ सेटलमेंट बिफोर ही लॉन्च द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली 4 ऑप्शन आपके सामने दिख रहे हैं। पहला, इट सेज द गवर्नमेंट शुड विथड्रॉ द रोलेक्ट, बिल्कुल महात्मा गांधी जो है इनका एक डिमांड ये भी था कि रोलेक्ट जो है इसको गवर्नमेंट विड्रॉ कर दे। रोलेक्ट जो है बिना ट्रायल के लोगों को जेल भेजा जा रहा था बेसिकली, तो इसको विड्रॉ करने का डिमांड महात्मा गांधी का था, तो ये आपका राइट है, ठीक है। द गवर्नमेंट शुड एक्सप्रेस द रिग्रेट फॉर द मैसेकर एट जलियांवाला बाग। जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था, जो कि 1919 में हुआ था, 1919 में हुआ था। तो गांधी जी ने कहा कि ब्रिटिश को इस पर माफ़ी, अंग्रेज जो हैं, ब्रिटिशर्स जो हैं, उनको इस पे माफ़ी मांगनी चाहिए, ठीक है। तो ये भी एक डिमांड था। ऑप्शन नंबर सी के बारे में बात करते हैं। द ब्रिटिश गवर्नमेंट शुड बिहेव लीनियंटली विद द टर्की। दैट इज टर्की के साथ जो है ब्रिटिशर्स जो है वो लीनियंटली बिहेव करें, ये भी गांधी जी की डिमांड थी, ये भी गांधी जी की डिमांड थी। बेसिकली टर्की का जो खलीफा था, टर्की के जो खलीफा थे, राइट, उनके लिए इंडिया में खिलाफत मूवमेंट चल रहा था, ठीक है। तो ये डिमांड गांधी जी की साइड से किया गया था, है ना, बिकॉज गांधी जी को यहाँ पे एक हिंदू मुस्लिम यूनिटी का जो है वो दिख रहा था, है ना। चलिए ऑप्शन नंबर डी के बारे में बात करते हैं। इट सेज द गवर्नमेंट शुड पुट अ बेटर स्कीम ऑफ रिफॉर्म दैन दैट ऑफ एक्ट 1919। ऐसा कोई डिमांड नहीं था, ठीक है। तो बहुत सिंपल, ऑप्शन नंबर डी हियर इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। HRA, ठीक है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, HRA, इसके अलावा HSRA, ठीक है। इन सब के ऊपर मल्टीपल टाइम क्वेश्चन जो है, इसके अलावा गदर पार्टी, तो ये सारे ऐसे थीम्स हैं, ऐसे माइक्रो लिस्टेड थीम है जिनके ऊपर यूपीएससी ने बहुत बार सवाल पूछ रखा है, ठीक है। तो आपको इनको बहुत डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। बहुत डिटेल में क्या, आप एटलीस्ट पीवाईक्यू को ही सही से यहाँ पे एनालाइज कर लोगे, तब भी आपका काम बन जाएगा। एंड क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आपको ऑलरेडी करा रखे हैं, तो ये भी आप लोग खुद करोगे, ठीक है। ये आपका T5 है, दिस इज योर T5, ठीक है। दिस योर टास्क नंबर 5। अब टास्क नंबर 5 में क्या करना है, आप बताओगे कि इसका एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ, ठीक है। जो आपका HRA है, दैट इज हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन है, इसका एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ, ठीक है। सचिन नाथ सान्याल खैर बताएं नहीं बताएंगे हम, आप लोग खुद बताओगे कि एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ, कौन किया, राइट, कौन कौन वहाँ पे शामिल था, मोटिव क्या था, राइट, गोल क्या था एस्टैब्लिशमेंट का, ठीक है। तो ये सब जो है आप लोग खुद बताओगे, और इसका आंसर क्या होगा, आप लोग खुद बताओगे, ठीक है। चलिए मूविंग अहेड, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। सो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इंडियन ट्रेड एंड कॉमर्स इन द मेडिवल पीरियड, ठीक है। मतलब सिंपल क्वेश्चन ये पूछा गया है कि मेडिवल भारत में जो ट्रेड एंड कॉमर्स था उसके बारे में 3 स्टेटमेंट दिया गए हैं, राइट। पूछा गया है कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है, ठीक है। विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन इज और आर करेक्ट, राइट, कौन सा आपका यहाँ पे सही है, ठीक है। चलिए तो है ना, लेट्स डिकोड द ऑप्शंस। पहले ऑप्शन पे आते हैं, इसको डिकोड करते हैं। इट सेज इंडिया एक्सपोर्टेड कॉटन पीस गुड्स टू द वाइटर वर्ल्ड इन द मेडिवल पीरियड। तो ये तो बिल्कुल देखिए सही है ना। इंडियन कॉटन कपड़े दुनिया भर में बेच रहे थे, है ना, एक्सपोर्ट कर रहे थे, ये बिल्कुल आपका सही है, बिल्कुल सही है। जैसे इंडिया के जो मुस्लिन है, मुस्लिन चिंट फाइन कपड़े, है ना, मुस्लिन जहाँ जो आपका ढाका में बहुत फेमस, अभी बताए थे आपको हम, तो इंडिया का मुस्लिन हो गया, चिंट हो गया, फाइन कपड़ा पूरे दुनिया भर में क्या है, बहुत फेमस था उस समय, राइट। सूरत, मछलीपट्टनम जैसे पोर्ट के थ्रू ये सब जो है कपड़े अरब, ईरान, यूरोप में जा रहे थे। तो ये बिल्कुल आपका स्टेटमेंट राइट है, 1 नंबर इज बिल्कुल राइट, स्टेटमेंट 1 आपका राइट है। तो ये आपका सही हो सकता है, ये सही हो सकता है, ये आपका गलत हो जाएगा, और ये भी आपका गलत हो जाएगा, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे ऑप्शन 1 जो आपका नहीं है, ठीक है। तो आप 50-50 तक पहुँच गए, आप 50-50 में पहुँच गए। आगे बढ़ते हैं। इंडिया रिसीव्ड गोल्ड एंड सिल्वर
फ्रॉम द वाइडर वर्ल्ड इन द ल्यू ऑफ हर कॉटन गुड्स। तो ये भी सही है, इंडिया को इन कपड़े के बदले गोल्ड और सिल्वर में पैसा मिल रहा था, क्योंकि इंडिया हर जगह अपना कपड़ा बेच रहा था, राइट, और ज़्यादा कुछ खरीद नहीं आता, इसलिए यूरोपियंस और अरब जो थे इनको सोने चांदी में पेमेंट करते थे। ठीक है, तो ये भी आपका राइट है, ये भी आपका राइट है। स्टेप नंबर 3 के बारे में बात करते हैं। इट सेज इंडिया ऑल्सो सप्लाइड रॉ मटेरियल्स टू द यूरोपियन इंडस्ट्रीज इन द मेडिवल पीरियड। बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। इंडिया जो है रॉ मटेरियल्स उस समय मेडिवल पीरियड में नहीं बेच रहा था। रॉ मटेरियल का एक्सपोर्ट, जैसे कॉटन वगैरह जो हो गया, रॉ मटेरियल का एक्सपोर्ट तब स्टार्ट हुआ जब ब्रिटिशर्स आए थे, है ना। ठीक है, मेडिवल पीरियड में इंडिया जो है वो फिनिश्ड गुड्स जो है वो बेचता था, कच्चा माल नहीं बेचता था। ठीक है, तो बिल्कुल आपका 1 एंड 2, ऑप्शन नंबर 1 एंड 2, दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो आप देखे होंगे यूपीएससी में एक ट्रेंड है, बहुत बार कुछ वर्ड्स, ये जो वर्ड आपको दिख रहा है ना, इस वर्ड के ऊपर बहुत बहुत बार इस टाइप के वर्ड्स के ऊपर क्वेश्चन फ्रेम किए आते हैं। ठीक है, तो एक एक वीडियो लेके आएंगे जहाँ पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट वर्ड्स को डिस्कस करेंगे हम। ठीक है, एंसेंट हिस्ट्री के और मेडिवल हिस्ट्री के बहुत सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स को हम डिस्कस करेंगे, जिसके ऊपर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ रखा है और जिसके ऊपर यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, इस टाइप के वर्ड्स आपके सामने आएंगे। तो यहाँ पे दो वर्ड है, एक मोटराना और दूसरा हाथियाना। ठीक है, मोटराना और हाथियाना जो है, ये दोनों शब्द जो है किससे रिलेटेड है, ये पूछा गया है। इट इज़ रेफर टू। तो देखो, मोटराना और हाथियाना जो है, ये दोनों शब्दों का इस्तेमाल ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड के समय में जमींदारी सिस्टम के दौरान होता था। ठीक है, जो जमींदार थे उनके पास मोटरसाइकिल था, उनके पास हाथी होता था, जो कि एक उस समय का शो ऑफ स्टेटस सिंबल था, आप कह सकते हो। ठीक है, तो जब भी जमींदार को कहीं जाना होता था एक जगह से दूसरी जगह पे, राइट, जब भी जमींदार किसी एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहे थे, तो या तो मोटरसाइकिल से जाते थे या तो हाथी जाते थे, एलिफेंट से जाते थे। ठीक है, मोटरसाइकिल से या फिर एलिफेंट के थ्रू जाते थे। और इसका पैसा वो लोग किससे ले रहे थे? इसका पैसा वो लोग ले रहे थे पीजेंट से, दैट इज किसान से। ठीक है, राइट, तो रेंट इसका जो है किसान से लिया जाता। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है सही आंसर हो जाएगा। रेंट पेड बाय पीजेंट फॉर द यूज ऑफ मोटर कार और द एलिफेंट ऑफ द जमींदार। ठीक है, इसी रेंट को मोटराना, दैट इज मोटर का रेंट, और हथियाना, दैट इज हाथी का रेंट जो है वो कहा गया है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन एक और आपके सामने। सो द क्वेश्चन सेज विच ऑफ द फॉलोइंग आइडियाज वाज और वेयर शेयर्ड बाय राजा राम मोहन रॉय एंड रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है, तो अगेन बहुत सिंपल क्वेश्चन आपके सामने है, राइट। राजा राम मोहन रॉय और रविन्द्रनाथ टैगोर जो है, इनमें से कौन सा विचार जो है वो शेयर किए थे। ठीक है, तो दोनों ही, है ना, राजा राम मोहन रॉय और जो रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, दोनों ही काफ़ी प्रोग्रेसिव थिंकर्स हैं, और मॉडर्न इंडिया के विकास में इनका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल भी रहा है ना। तो जो ऑप्शन नंबर 1 है, इंटरनेशनलिज्म, मतलब पूरी दुनिया को बेसिकली एक परिवार समझना, एक फैमिली समझना, ये बिल्कुल राइट है ना। इसके अलावा अपोजिशन ऑफ आइडल वर्शिप, मतलब जो मूर्ति पूजन है उसके खिलाफ से दोनों के दोनों बिल्कुल सही बात है। फेथ इन रैशनल एंड साइंटिफिक अप्रोच, मतलब कि साइंटिफिक और लॉजिकल सोच में विश्वास रखना, ये भी सही बात है। मतलब ऑल ऑफ द अबव जो है सही हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव जो है इट विल बी द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60 के बारे में बात करते हैं। भद्रभाव के ऊपर यूपीएससी ने बहुत बार सवाल पूछ रखा है, ये आपका आखिरी सवाल है, राइट, आपका आज का आखिरी क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पेपर आपको ऑब्वियसली आसान लगा होगा, 2009 का पेपर है ये, राइट। उस समय क्वेश्चन सीएपीएफ में काफ़ी आसान आया करते थे, बट हाँ, ये जान लो कि 2009 से लेके 2009 से लेकर 2024 आ गया, लेकिन जो माइक्रो लिस्टेड टॉपिक्स हैं ना, वो अब भी वही हैं। भद्रबाहु पे अब भी सवाल आता है, लेकिन हिलेगा नहीं तुम लोगों से, है ना? मतलब ऑब्वियसली बहुत लोगों से हो जाएगा, बट जिन्होंने सही से नहीं पढ़ाई कर रखा है, उनसे बचना बहुत मुश्किल है उन लोगों से। कहने का मतलब ये है कि जो थीम्स हैं, जो माइक्रो लिस्टेड थीम्स हैं, राइट? जहाँ से क्वेश्चन 2009 में बना है, 10 में बना है, 11 में बना है, 12 में बना है, 2024 में भी वहीं से बन रहा है, 25 में भी वहीं से बन रहा है, 26 में भी वहीं से बनेगा, ठीक है? तो तुमको बस इन टॉपिक्स पे, हाँ, इन टॉपिक्स को रगड़ देना है, ठीक है? जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया है भद्रबाहु के ऊपर, बोला है इनमें से कौन सा सही है, ठीक है? विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द भद्रबाहु इज और आर करेक्ट, ठीक है? ये एक जैन सेंट थे, बिल्कुल सही बात है ना? ठीक है, तो ये बिल्कुल एक जैन सेंट थी, सही बात है। स्टेटमेंट नंबर 2 के बारे में बात करते हैं। स्टेटमेंट नंबर 2 के बारे में बात करते हैं। ही वाज द स्पिरिचुअल टीचर ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। बहुत बेसिक सा स्टेटमेंट दिया हुआ है, दोनों ही स्टेटमेंट आपका राइट है, दोनों स्टेटमेंट आपका राइट है, ठीक है। तो स्टेटमेंट मतलब आपका दोनों राइट है, लेकिन जो टॉपिक्स है ना,
है ना? जो भद्र बाहु टॉपिक है उसके ऊपर अगेन बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। आपको जो 23 लेक्चर्स करवा रखे हैं हम हिस्ट्री के ऊपर केवल पीवाईक्यू का, है ना? परमार ऑफिस चैनल पे, वहाँ जाके देखोगे तो आपको सारे लेक्चर्स मिल जाएँगे, राइट? आप देखना ये सारे टॉपिक्स रिपीट हुए हैं वहाँ पे, ठीक है? तो आज के लिए सफिशिएंट है ना? आई होप आप लोगों को लेक्चर पसंद आया होगा। साइनिंग ऑफ, सागर तिवारी।